दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। वो शेर शाह सूरी जो एक साधारण स्थिति से उठ करके दिल्ली के सर्वोच्च पद पर पहुंचा था। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। ये भारत का मैप है। इस तरह की कोई सीमा रेखा उस समय निर्धारित नहीं थी जिस समय की हम बात करने जा रहे हैं। पेशावर के निकट, ये पेशावर है, पेशावर के एक निकट एक स्थान था रोह में शेर शाह सूरी के पूर्वज रहा करते थे। शेर शाह का दादा इब्राहिम खां और इसका पिता हसन खां घोड़ों का व्यापार किया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्षेत्र उन्नतशील घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये घोड़ों का व्यापार किया करते थे। व्यापार में बहुत अधिक लाभ या मुनाफा न देख करके उन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया और भारत की ओर नौकरी की तलाश में चले आए। सबसे पहले वो आते हैं हरियाणा और बखाला के जमींदारों के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। उस समय हरियाणा का जागीरदार था महाबत खांसूर, उसके यहाँ उसका दादा इब्राहिम खां नौकरी करता है और बखाला के जागीरदार दाऊद शाहू खैल के यहाँ उसका पिता हसन का नौकरी कर लेता है और ये अस्थायी रूप से वर्तमान पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित बजवाड़ा में ये अस्थायी रूप से बस जाते हैं। यहीं पर 1472 ईस्वी में शेर खां का जन्म होता है। उसके बचपन का नाम फरीद खां था, तो हम जब तक वो शेर खां नहीं बनता है तब तक हम उसे फरीद खां के नाम से ही संबोधित करेंगे। 1472 ईस्वी में फरीद खां का जन्म होता है। इसके जन्म के बारे में विभिन्न विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जैसे विद्वान कहते हैं कि इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, किंतु इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करने वाले शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन देने वाले कालिका रंजन कानूनगो का मानना है कि इसका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। फिलहाल जो भी है मान्यता यही है कि 1472 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। क्योंकि यह एक विवादित प्रश्न है, इसलिए अधिकांशतः परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बजवाड़ा में ही इसका बचपन बीता। बाद में इसके पिता और दादा दोनों आलम खां के यहाँ आलम खां सारंग खानी के यहाँ आकर के इसका दादा और पिता दोनों नौकरी कर लेते हैं। आलम खां सारंग खानी, अच्छा, जिस समय ये लोग भारत में नौकरी की तलाश में आए थे उस समय बहलोल लोदी शासन कर रहा था। बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो आलम खां की बदली जौनपुर सूबे में कर देता है। उसकी बदली जौनपुर सूबे में कर देता है। जब आलम खां जौनपुर का सूबेदार बनता है तो अपने साथ वो हसन खां को भी लेकर के आता है। हसन खां के साथ उसका पूरा परिवार जौनपुर चला आता है। यहाँ आने के बाद आलम खां ने हसन खां को अपने सूबे में से 3 जागीरें प्रदान की, टांडा, खवासपुर और ससाराम। ये उत्तरी बिहार में स्थित थे। ससाराम में हसन का अस्थायी निवास बना लेता है और यहीं पर रहने लगता है। यहीं पर शेर शाह का बाकी जीवन व्यतीत होता है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि हसन खां जितना अच्छा सैनिक और प्रशासक था उतना ही अपने परिवार को संभालने में वो फेल रहा। उसकी 4 पत्नियां थीं। 4 पत्नियों से उसके 8 बेटे थे, जिनमें बड़ी पत्नी से फरीद खां
और निजाम थे, निजाम खां थे। उसकी एक सबसे छोटी 2 और पत्नियों से भी उसकी 4 औलादें थी। उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो उसकी सबसे छोटी पत्नी थी, चौथे नंबर की, उसके भी 2 पुत्र थे, सुलेमान और अहमद। यह छोटी पत्नी, शायद कुछ विद्वानों का मानना है कि उसकी छोटी पत्नी शायद उसकी कोई रखेल रही होगी और इसी पत्नी को सबसे ज़्यादा हसन खां मानता था। यहीं से फरीद खां के जीवन में कठिनाइयाँ शुरू होती हैं। पारिवारिक कलह बढ़ती है और वह इस कला से निपटने के लिए, इस कला से बचने के लिए जौनपुर भाग जाता है। यह है 1494 में जौनपुर चला जाता है। जौनपुर चला जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जौनपुर को आप जानते हैं कि उस समय भारत का सिराज कहा जाता था। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर सिराज क्या है, कि जौनपुर को भारत का सिराज क्यों कहा जाता था। सिराज प्राचीन ईरान का एक प्रसिद्ध नगर था, या इसे यूं कहें कि इसे ईरान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। सिराज उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा उच्च केंद्र था, इसलिए भारत में चूंकि जौनपुर शिक्षा का उच्च केंद्र था, इसीलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो यहाँ वह आ जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर वो प्रसिद्ध फारसी के ग्रंथों बोस्ता, सिकंदर नामा का अध्ययन करता है। इसके साथ साथ अरबी और फारसी के व्याकरण का भी अध्ययन करता है। शेर साहब पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, इसलिए जल्दी ही एक अच्छा विद्वान बन जाता है। 3 साल तक यहाँ अध्ययन करता है। इसकी कुशाग्र बुद्धि को देख करके हसन खां का मालिक आलम खां बहुत प्रभावित होता है और वह पिता और पुत्र में समझौता करवा देता है। 1497 में फरीद खां पुनः सासाराम आता है और अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू करता है। यहाँ पर उसके प्रशासन का पहली बार अनुभव करता है। यहाँ और 1-2 साल नहीं, बल्कि अपनी पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में वह 1497 से 1518 ईस्वी तक कार्य करता है, यानी कुल 21 वर्षों तक अपने पिता की जागीर के शासन प्रबंधक के रूप में काम करता है। इस समय इसने जागीर के शासन में अनेक परिवर्तन किए और अनेक सुधार किए। जैसे जो भी बगावत करने वाले जमींदार थे, उनके साथ उसने कड़ाई से उनका दमन कर दिया, उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया। जो लगान अधिकारी, राजस्व अधिकारी थे, राजस्व अधिकारियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा। जमीन की पैमाइश करवाई और उपज और उसके उपजाऊ होने के आधार पर उसका अलग अलग वर्गों में विभाजन कर दिया और उसी के आधार पर उस पर राजस्व को निर्धारित किया। शासन का प्रबंध करते समय, भू राजस्व का प्रबंध करते समय शेर शाह के दिमाग में हमेशा यह बात रहा करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हित हो। जिस समय वह अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में, जागीर के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था और जो प्रशासनिक सुधार वो कर रहा था, शायद उस समय उसने यह सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन हिंदुस्तान का शासक बन करके वो इस तरह के प्रशासनिक सुधारों को लागू करेगा। बात यहीं से खत्म नहीं हुई। 1518 ईस्वी में पारिवारिक कला एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसकी हसन खां की पत्नी की छोटी पत्नी अपने पुत्र सुलेमान को हसन खां का उत्तराधिकारी घोषित करवाना चाहती है और फरीद खां को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात उसे कतई बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो पिता के शासन का प्रबंध छोड़ करके वह आगरा चला जाता है। आगरा में जाकर के इस समय इब्राहिम लोदी जो हिंदुस्तान का शासक था, उससे जा करके मिलता है
और अपने पिता की जागीर अपने हवाले करने की प्रार्थना करता है। इसकी सिफारिश दौलत खां लोधी भी करता है, लेकिन सुल्तान पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने ही पिता की शिकायत आकर के उससे कर रहा था। शेर शाह निराश हो जाता है, किंतु 2 साल बाद 1520 में उसे यह अवसर मिल जाता है, क्योंकि हसन खां की मृत्यु हो जाती है और अब इब्राहिम लोदी को हसन खां की जागीर उसके बड़े पुत्र शेर शाह को देने में कोई दिक्कत नहीं थी और उसकी जागीर शेर शाह को दे दी गई। शेर शाह एक बार फिर से अपने पिता की जागीर को संभालता है। इस बार वह जागीरदार के रूप में जागीर को संभालता है, शासन प्रबंधक के रूप में नहीं। वो पूरा उसके नियंत्रण में होता है। लेकिन फिर से 1522 में उसका सौतेला भाई सुलेमान चौंध के जागीरदार मोहम्मद खां सूर की सहायता लेता है और अपनी जागीर के बंटवारे की बात करता है। मोहम्मद खां सूर शेर शाह पर जागीर के बंटवारे का दबाव डालता है, लेकिन फरीद खां इसको बिल्कुल मानने से इनकार कर देता है और अपनी स्थिति को संतुलन में लाने के लिए, क्योंकि सुलेमान मोहम्मद खां सूर से मिल चुका था, इसलिए अपनी शक्ति के संतुलन के लिए वो दक्षिणी बिहार के शासक या सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ जा करके नौकरी कर लेता है। क्योंकि ये उच्च कोट का विद्वान था, इसलिए उसे बहार खां लोहानी के पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। अब उस शक्ति संतुलन की स्थिति बन जाती है और फिर ये 1526 ईस्वी तक अपने पिता की जागीर के जागीरदार के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में काम करता रहता है। 1526 में एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करवट लेती है। बाबर आकर के इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित कर देता है और यहीं से अफगानों का पतन शुरू हो जाता है। एक बार फिर शेर शाह की स्थिति डवाडोल होती दिखाई देती है। 1526 में जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है, तो उसका भाई महमूद लोदी भाग करके बच जाता है। वो राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी भाग लेता है, लेकिन उसमें भी खानवा के युद्ध में इस पक्ष की पराजय होती है और जाकर के मेवाड़ में बस जाता है। वह फिर से चाहता है कि अफगानों को इकट्ठा करे और मुगलों को यहाँ से बाहर खदेड़ दे। इसके लिए वह बिहार या दक्षिणी बिहार, जहाँ अभी तक मुगलों का प्रभाव स्थापित नहीं हो पाया था, वहाँ आकर के अफगानों को इकट्ठा करना चाहता था। इसी बीच में शेर शाह अपनी जागीर ससाराम किसी कार्यवश चला जाता है, किसी काम से। अच्छा, जब वो बहार खां लोहानी के यहाँ उसके पुत्र का शिक्षक नियुक्त हुआ था, तो अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे अपना स्थान वो मजबूत करता चला जा रहा था। यह वहाँ के पहले से रह रहे लोहानी सरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शेर शाह की बढ़ती हुई स्थिति से जलते थे। जब किसी काम से वो अपनी जागीर ससाराम गया हुआ था, उन्होंने बहार खां लोहानी के कान भरने शुरू कर दिए कि बहार खां लोहानी महमूद लोदी से बात कर रहा है, और उसे बिहार आमंत्रित कर रहा है, जिससे कि फिर से अफगानों को एकत्र करके मुगलों के खिलाफ लड़ा जा सके। अच्छा, इसी बीच में एक घटनाएं हुई थी। 1526 में जब इब्राहिम लोदी हार गया, तो बहार खां लोहानी ने अपने आप को दक्षिणी बिहार में मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। जब उसके सरदारों ने फरीद खां के खिलाफ उसे भड़काया, तब उसको लगा कि यदि महमूद लोदी यहाँ आ जाता है तो उसके साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।
तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जब बहार खां लोहानी के यहाँ फरीद खां आकर के नौकरी करता है तो एक बार शिकार के समय निहत्थे ही वो एक शेर का वध कर देता है जो बहार खां लोहानी के ऊपर झपटा था। तब बहार खां लोहानी प्रसन्न होकर के उसको शेर खां की उपाधि देता है, शेर खां की उपाधि देता है और फरीद अब शेर खां के नाम से जाना जाने लगता है। क्योंकि बहार खां लोहानी के सरदारों ने शेर खां के खिलाफ उसके कान भर दिए थे, लेकिन वो सीधे सीधे शेर खां को अपने राज्य से हटाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक बार फिर मोहम्मद खां सूर को उसकी जागीर के बंटवारे के लिए, शेर खां और सुलेमान के बीच में उसकी जागीर के बंटवारे के लिए पंच नियुक्त कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मोहम्मद खां सूर शेर शाह का विरोधी है और सुलेमान का समर्थक है। मोहम्मद खां सूर शेर शाह पर एक बार फिर से जागीर के बंटवारे का दबाव बनाता है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। तब सुलेमान बलपूर्वक शेर शाह के जागीरों पर अधिकार, सुलेमान के पक्ष की ओर से अधिकार कर लेता है। शेर शाह का भाग्य एक बार फिर से डमाडोल हो जाता है और वो भाग करके फिर से आगरा पहुंचता है। आगरा नहीं पहुंचता, वो दोबारा भाग करके कड़ा और मानिकपुर के जागीरदार, कड़ा और मानिकपुर का मुगल गवर्नर था जुनैद बरलास, वो भाग करके जुनैद बरलास से मिलता है और जुनैद बरलास की सहायता से वह मुगल सेवा में सैनिक के रूप में नौकरी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। वो बाबर की सेना में आ जाता है। बाबर ने जब 1527 में मेदिनी राय के खिलाफ चंदेरी का युद्ध लड़ा था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था, इस युद्ध में शेर खां ने बाबर की सेना की ओर से लड़ाई में भाग लिया था और इसी समय उसने मुगलों की सेना की तमाम कमजोरियों को भांप लिया था और ये कहा था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दूंगा, और ये बात उसकी बाद में सच साबित हुई। यहाँ बहुत ज़्यादा दिनों तक शेर शाह मुगलों के साथ में नहीं रह सका। कारण उसका ये था, बहुत सारे विद्वान तो यही मानते हैं कि अपने राज्य को फिर से स्थापित करना चाहता था और मुगलों को बाहर खदेड़ना चाहता था, इसलिए वो मुगलों का साथ छोड़ करके चला आया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मुगलों का जो नस्लीय अहंकार था, वह अहंकार शेर शाह को बर्दाश्त नहीं था, उनके साथ उसकी निभ नहीं सकती थी। इसलिए वह 1528 ईस्वी में 1528 में फिर से भाग करके बिहार आ जाता है और जलाल खां के यहाँ फिर से वो नौकरी कर लेता है, जहाँ उसे फिर से एक बार जलाल खां का शिक्षक और बिहार का, दक्षिणी बिहार का डिप्टी गवर्नर बना दिया जाता है। बीच में एक काम और हुआ था कि शेर शाह ने जब बाबर की सेवा में गया था, शेर शाह जब बाबर की सेवा में गया था तो उसका अनुभव बाबर को अफगानों को दबाने में बहुत सहयोगी सिद्ध हुआ था। इसी कारण से बाबर ने उसकी जागीर को पुनः शेर खां को सौंप दी थी। यहाँ तक कि चौंध की जागीर भी उसको सौंप दी गई थी, जो पहले मोहम्मद खां सूर के अधिकार में थी। वापस आने के बाद वो ससाराम, टांडा और खवासपुर की जागीरों के साथ साथ चौंध की जागीर भी जो उसको मिली हुई थी, उसने चौंध की जागीर मोहम्मद खां को वापस कर दी और उसे अपना कृतज्ञ बना लिया। हालांकि वह जीवन भर इसके पहले उसे दुश्मनी ही मूल ले हुए था। तो चौंध की जागीर जब मोहम्मद खां सूर को वापस मिल गई तो वो उसका सहयोगी बन गया। इस तरह से एक
कुटिल नीति के द्वारा, एक चालाकी चतुराई के द्वारा उसने अपने एक दुश्मन को अपना साथी बना लिया। फिर वो बहार खां लोहानी जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक कर रहा था, उसके दरबार में फिर से आता है और उसको नौकरी पर रख लिया जाता है। किंतु जल्दी ही 1528 में ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दूदू बेगम यह शेर खां को अपने अल्पवयस्क पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर देती है और शासन की पूरी जिम्मेदारी अब शेर खां के हाथ में आ जाती है। शेर खां धीरे धीरे अपने आदमियों को विभिन्न उच्च पदों पर रखना आरंभ कर देता है और अपनी स्थिति को पूरी तरह से मजबूत करना शुरू कर देता है। एक बार फिर से लोहानी सरदारों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो शेर खां से जलने लगते हैं। यहाँ तक कि शेर खां को मारने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। बीच में एक घटना और हुई थी 1529 में। 1529 में बंगाल का शासक था नुसरत शाह। नुसरत शाह हाजीपुर में इसका बहनोई खाने आलम शासन कर रहा था, जिससे कि नुसरत शाह से बिल्कुल नहीं जमती थी। शेर खां इसे अपनी ओर मिलाता है और नुसरत शाह के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर देता है। जब यह बात नुसरत शाह को पता चलती है, नुसरत शाह को, तो वो खाने आलम के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसे पराजित करके मार देता है। लेकिन इसी बीच में उसका बहुत सारा धन शेर खां लेकर के अपने राज्य में चला आता है। आलम खां को पराजित करने के बाद नुसरत शाह बहुत अधिक उत्साहित होता है और वो शेर खां के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। 1529 में शेर खां और नुसरत शाह के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें शेर खां बुरी तरीके से नुसरत खां को पराजित कर देता है। नुसरत खां पराजित होकर के पुनः बंगाल चला जाता है। यह शेर खां की पहली एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब लोहानी सरदारों को लगने लगा था कि शेर शाह की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जलाल खां का वध करके शासन पूरी तरह से अपने हाथ में ले ले। वो जलाल उसको अपने अल्पवयस्क शासक जलाल खां को लेकर के बंगाल चले जाते हैं और शासन का पूरा नियंत्रण अब शेर खां के हाथों में आ जाता है। इसी समय 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके शेर शाह चुनार के किले को दहेज में प्राप्त कर लेता है, जो कि बहुत ही सुदृढ़ किला माना जाता है, और अपनी स्थिति को पूरी तरह से पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार दोनों में बहुत अधिक मजबूत कर लेता है। यहाँ से शेर शाह के शासन का उदय आरंभ होता है। अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम हुमायूं के साथ इसके युद्ध और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ने के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।